अब्दुल्ला, पहला सवाल है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स. हाउ वुड यू डिफाइन इट? व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स? Force of attraction acting on an object when it's placed in. एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नहीं लिखना, प्लीज मास लिख दो. What do you think? सही है? Force of attraction acting on a mass in a gravitational field. What do you say? सही है? कोई मसला नहीं है, सारी एक्यूरेसी है, पूरी की पूरी है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये एक सवाल है, बाइनरी स्टार सिस्टम का है. आपने पहले भी किया हुआ है ये वाला सवाल, लेकिन हम लोग दोबारा कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगी. अ बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स S1 and S2 ईच इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. The orbit of each star in the system has a period of rotation t. We can see that. Observation of the binary star from Earth are represented in figure 1.1. Okay, binary star system है, यानी इसका जो center होगा वो दोनों का common होगा. Observed from Earth, the angular separation of the centers of S1 and S2 is 1.2 into 10 raised to power 5 radian. The distance of the binary system from the Earth is 1.5 into 10 raised to power 17. Show that the separation d of the centers of S1 and S2 is approximately up to 2 significant figure is this. Let's find it out. इसके अंदर हम लोग एक सिंपल सा काम कर सकते हैं. पहले एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं. एक ये S1 मार्क कर रहा हूँ, एक ये मैं S2 मार्क कर रहा हूँ. इसको लेट्स जस्ट मार्क दिस एज S2. हमें पता है कि एक ये अर्थ है, लेट दिस बी द पॉइंट अर्थ. इसको मैं अर्थ मार्क कर रहा हूँ. अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बाइनरी सिस्टम को. तो हमारे पास एक लेंथ ये वाली आ जाएगी, एक लेंथ ये वाली आ जाएगी. सही है? सो अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस from the binary star system is going to be the radius, which is actually 1.5 into 10 raised to power 17 meters. यहाँ तक भी पहुँच गए. और उसके बाद हमारे पास इसके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है या एंगुलर सेपरेशन जो हमारे पास इधर गिवन है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.2 into 10 raised to power -5 रेडियंस. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए. अब हमें क्या करना है कि इनके बीच में सेपरेशन निकालनी है. वैसे तो हमें पता है कि जब सेपरेशन निकालेंगे वो कर्व होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वैल्यू. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो हमारे पास जो सेपरेशन आ रही होगी, इस सेपरेशन को मैं S मार्क कर रहा हूँ, ये निकाल सकते हैं आप हम लोग. तो इसका जो इस डायग्राम का जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन फॉर्मूला है, वो क्या होना चाहिए? XS इज इक्वल टू R थीटा. अग्रीड? यानी S हमारे पास क्या है? S ये वाला डायग्राम के अंदर S ये रहा. सो रेडियस इज गोइंग टू बी 1.5 into 10 raised to power 17 multiplied by the theta in radian, which is the angular displacement, 1.2 into 10 raised to power -5. ज़रा निकालो कि देखो कि ये S, इसको मैं एक्चुअली D मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने D मार्क किया हुआ इधर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस टू D. ठीक है? सो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है? चेक करो. 1.8 into 10 raised to power 12 meters. ठीक है, ये प्रूव हो गया. ये एक मार्क का सवाल था तो ये तो प्रूव हो गया. सही है? सो प्लीज नोट डाउन दिस वैल्यू. ये वैल्यू नोट डाउन कर लो क्योंकि हो सकता है आगे भी यूटिलाइज हो. डी की वैल्यू नोट डाउन कर लो अपने पास. ठीक है, बिकॉज वी माइट बी यूजिंग दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन आगे जाकर. ठीक है, चले आगे. अच्छा, फिर मेरे पास ये कहता है the stars S1 and S2 rotate with the same angular velocity. Angular velocity omega होता है. Omega हमें पता है 2 pi over t होता है. About a point P as illustrated in figure 1.2, we can say that D हमारे पास इधर भी given है. सही है? D हमारे पास इधर given है. Okay. The point P is at a distance x from the centers of the star S1 एंड द पॉइंट P. ठीक है, ये इसका डिस्टेंस x गिवन है, यानी जो बाकी का डिस्टेंस होगा वो d माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, मैं अभी फिलहाल इधर ही मार्क कर लेता हूँ d माइनस एक्स भी, जस्ट इन केस. ठीक है, जरूरत होगी. द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार इज गिवन एज 44.2 years. ओके, योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो ओमेगा इटसेल्फ इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t होता है.
एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। अब हम लोग इसको ईयर्स से सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3600। सही है, ये कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू जरा निकालना, कितनी आ रही है? 4.5 into 10 to the power -9. कोई और भी निकाल ले, कितनी आ रही है? 4.5 into 10 की पावर -9. 10 की पावर -9. -9 यूनिट रेडियन पर सेकंड, रैट पर s-1। सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए। ये भी लिख लेते हैं इधर, 4.5 into 10 to the power -9 रैट पर सेकंड। ये भी हो गया क्लियर, कोई मसला तो नहीं था इसमें। दिस वाज वेरी इजी। ठीक है, सबको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, यार ये डोर क्लोज कर दोगे? By considering the forces acting on the two stars, show that the ratio of the masses of the star is given by this. अब ये मैं थोड़ी देर के लिए आपको टाइम देता हूँ। ये आपके पास रेशियो है, आप पहले ये लिख लो, अपने पास लिख लो, ताकि फिर उस डायग्राम पे अप्लाई करेंगे हम लोग। उस डायग्राम पे अप्लाई करेंगे, मैं आपको दूंगा कि आप अप्लाई करोगे। ये लिख लिया? लिख लिया? ये स्टेटमेंट लिख लिया? ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट लिख लिया, सो आई एम गोइंग ऑल द वे अप। यहां पर आप क्या लगाओगे कि हम लोग ये निकाल सके? ये रेशियो कैसे निकलेगा हमारे पास? हमें निकालना है मास ऑफ S1 ओवर मास ऑफ S2। दिस इज द रेशियो दैट आई नीड टू फाइंड। लेकिन एक चीज तो फैक्ट है कि द फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। यानी इसका मतलब है कि दोनों पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। कर सकते हैं हम लोग। तो इसके अंदर मैं एक सिंपल सा एक काम कर रहा हूं कि क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं इधर? जरा इधर देखो, हम लोग इधर लिख सकते हैं MS1, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है R ओमेगा। सही है, MR ओमेगा स्क्वायर। सो इसका मतलब है कि जो इसका जो R है वो कितना है? X है डिस्टेंस, तो इसको हम लोग X मार्क कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। सिमिलरली हमारे पास दूसरी साइड से भी होगी, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्सेस सेम है। सो MS2 मल्टीप्लाइड बाय D माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं इसको स्ट्रेट अवे। सही है, आई थिंक दैट इज करेक्ट, राइट? मैंने अच्छा एक चीज और है कि बिफोर यू इवन राइट दिस क्वेश्चन, मतलब ये आंसर लिखने से पहले, ये स्टेटमेंट लिखने से पहले, आई वुड वांट यू टू राइट डाउन दैट स्टेटमेंट, द फोर्सेस आर एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट। ये लिखना जरूरी है। सही है, ताकि फिर आप इसके बाद इसका आंसर कंस्ट्रक्ट करोगे। समझ गए? अच्छा अब जरा सुनो, इसको हम लोग कर सकते हैं MS1 ओवर MS2 शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बाब इस्लाम बेटे, D माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय X ओमेगा स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए? अब हमें पता है कि ओमेगा रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम है। सो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, यानी आपके पास ये बन गया MS1 ओवर MS2 इज इक्वल टू D माइनस एक्स ओवर X। इज दैट क्लियर? ये तो बहुत इजीली हो गया। सही है, इज दैट क्लियर? ये मैंने आपके सामने प्रूफ करके दे दिया इधर। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन? नहीं, बिल्कुल सही है, बिकॉज सीधी सी बात है, बाइनरी सिस्टम है। गॉट इट? अब्दुल्ला कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा अब मैं यही चीज इधर लिख रहा हूं कि भाई ये मैंने प्रूफ कर दिया MS1 ओवर MS2 इज इक्वल टू D माइनस एक्स ओवर एक्स। यहां तक भी पहुंच गए हम लोग, ये प्रूफ कर लिया मैंने, प्रूव्ड ऑन द डायग्राम, ऑन द डायग्राम। वैसे तो इधर करोगे आप पेपर में, लेकिन सीधी सी बात है कि मैं बार बार स्क्रॉल ऊपर नीचे नहीं कर सक रहा था, इसलिए मैंने इधर कर दिया। यहां तक तो आ गए। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, मुझे ये बोलता है, यही स्टेटमेंट जो है, यही वाली चीज़ को मैं नीचे भी लेके जा रहा हूँ, इसको मैं जो है ना कॉपी कर रहा हूँ और इधर रख रहा हूँ। ये वाला मुझे आप करके बताओगे ये कैसे होगा। ये मैंने पेस्ट इधर कर दिया, ठीक है। और एक और चीज़ मेरे पास ये थी कि D की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली थी, वो पता नहीं कितनी निकाली थी मैंने, 1.8 10 की पावर 12, ठीक है।
ये हमने पहले निकाल लिया था, सही है। अब आपके पास ये पूरा सवाल सामने मौजूद है। द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू आई थिंक इज इनफ टू सॉल्व दिस पार्ट. Solve it. Listen guys, so Abdullah, my student, took the initiative of actually solving this question. What he did was very simple. इसने एक काम किया कि ये वाला जो आपके पास था रेशियो गिवन था 1.5, इसने एक पहला ही स्मार्ट मूव ये कर ली कि भाई d की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके he found the value of x itself. Once the value of x is found, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना था. इस gm वाली जो इक्वेशन थी इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ओमेगा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और फिर आप जो है you simply found the mass as 1.06 into 10 raised to power 30. Is that clear? This question is done. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला एक और सवाल है इसी साल का, ये है SHM का सवाल. ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, रिवीजन भी हो जाएगी एक दफा. जरा इधर कहता है द पिस्टन इन द सिलेंडर ऑफ अ कार इंजन moves in the cylinder with simple harmonic motion. अच्छा, एक मेरा आप लोगों से सवाल है, जब SHM होता है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होती है, हाँ या ना? नहीं बेटे, क्या हो गया? पूरी ग्रॉस वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ SHM कर रहे हो. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. सही है? इज दैट क्लियर? सही है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इधर कह रहा है the piston in the cylinder of a car engine moves in a cylinder with simple harmonic motion. The piston moves between a position of maximum height in the cylinder to a position of minimum height as illustrated in figure 3.1. We can see that. ऊपर भी था, नीचे भी गया, मिनिमम हाइट पे भी गया है. अच्छा, अब मुझे बोलता है the distance moved by the piston between the position shown in figure is 9.8. The mass of the piston is given as 640 grams. At one particular speed of the engine, the piston completes, हमारे पास यहाँ पे given है 2700 oscillations in 1 minute. यानी इसका मतलब है कि 2700 oscillations हो रही है 1 मिनट के अंदर. तो 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आ सकती है हमारे पास. खैर, ये तो बात की बात है. For the oscillation of the piston in the cylinder, determine the amplitude. Amplitude कितना होगा? Amplitude कितना होगा मेरे पास? Amplitude, 1 मिनट, नहीं 9.8 तो नहीं हो सकता. हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर एक वो वाली भी तो पोजीशन आएगी. मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एक पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन होती है. मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस आता है दैट इज द एम्पलीट्यूड, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 9.8 डिवाइड बाय 2. ये कितना आ जाएगा? 9.8. मैं लिख भी देता हूं, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 4.9 सेंटीमीटर्स. यहां तक भी पहुंच गए. फिर मुझे बोलता है फ्रीक्वेंसी. तो एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास यहां पे गिवन था 2700 oscillations happen in 60 seconds. तो मैं एक काम कर सकता हूं, या तो आप एक काम करो कि 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल के कर लो, या फ्रीक्वेंसी निकाल लो. आप पहले आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो. इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, बल्कि इससे सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं बोला है, तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है. तो भाई हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड की कहानी होती है, तो इसको आप 1 सेकंड करो और ये निकाल लो कितनी आ रही है. बताओ कितनी ऑसिलेशन आ रही है? 45 ऑसिलेशंस. तो इसका मतलब है कि 45 ऑसिलेशंस हुई होंगी, तो इसका मतलब है कि 45 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी. करेक्ट? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं थी, नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसी थी. अगर एंगुलर होती तो 2πf कर लेते हैं. क्लियर है? फिर उसके बाद इसने हमें बोला है मैक्सिमम स्पीड. तो मैक्सिमम स्पीड का जो हमारे पास ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता था, V0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा होता था कि नहीं होता था? तो इधर हम डायरेक्टली कर सकते हैं. V0 इज इक्वल टू x0. अभी निकाला था कितना था? 4.9 सेंटीमीटर था. तो इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या करेंगे? -2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा को कर लेते हैं 2π इंटू 45 डायरेक्टली. सही है? निकाल लो ये कितना आ रहा है. V0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2SF तक बताओ. 13.8 बल 3SF तक कर लेते हैं. 13.8. ठीक है, 13.8 ms-1. ठीक है, 2SF तक वैल्यूज थी मिनिमम, लेकिन मैं 3SF पे दे रहा हूं. ठीक है, हो गया ये वाला भी. इसके बाद हमारे पास कहता है
द स्पीड व्हेन द टॉप ऑफ द पिस्टन इज 2.3 सेंटीमीटर बिलो इट्स मैक्सिमम हाइट। एक मिनट, पहले मैं इसको डायग्राम बना के बताता हूं कि ये सपोज करो मेरे पास मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पिस्टन इटसेल्फ, ये मेरे पास मैक्सिमम हाइट है, और मीन पोजीशन जो है, मीन पोजीशन ये वाली लाइन है, यानी इसका मतलब है कि जो पिस्टन हमारे पास मूव कर रहा होगा, एक मिनट, माय मिस्टेक, ये जो पिस्टन हमारे पास मूव कर रहा होगा ये ऐसे और ऐसे मूव कर रहा होगा, और ये वाला हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक की जो हमारे पास हाइट गिवन है वो थी 4.9 सेंटीमीटर्स। अब इसने मुझे कुछ बोला है कि ये जो हमारे पास जो हमें स्पीड निकालनी है जब पिस्टन 2.3 सेंटीमीटर बिलो इट्स मैक्सिमम हाइट है, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास अभी जो पिस्टन होगा वो कहीं यहां पर होगा। इज दैट क्लियर? और ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा था ये आ रहा है 2.3 सेंटीमीटर, तो मुझे जो हमें निकालनी होगी, जो डिस्प्लेसमेंट जो रिक्वायर्ड होगी वो मीन पोजीशन से होगी। तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करो जरा, कितना आ रहा है? ये वाला जो डिस्टेंस आएगा 2.6 सेंटीमीटर आएगा रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन से, यहां तक तो पहुंच गए। अब हमारे पास हमें पता है कि स्पीड ऑफ एन ऑसिलेटर कैन बी फाउंड एट एनी डिस्प्लेसमेंट, बशर्त है कि हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। सो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, ओमेगा रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 45, याद था मुझे, मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर x नॉट स्क्वायर 4.9 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर माइनस 2.6 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। ये निकालो V कितनी आ रही है बेटे, 2.6 ऐसे निकाला है तो देखो, लिसन, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है, 4.9 है। इसने मुझे बोला है द स्पीड व्हेन द टॉप ऑफ द पिस्टन इज 2.3 सेंटीमीटर बिलो इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी 2.3 सेंटीमीटर नीचे गया होगा। लेकिन हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट्स निकालते हैं तो मीन पोजीशन से निकालते हैं, मीन पोजीशन तो ये रही, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा ना कि मुझे इसको इससे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? ये समझ में आया? अगर आपने 2.3 लाया तो एक नंबर कट जाएगा आपका। क्लियर है? निकाले कितनी आ रही है? 0.015। कोई और भी निकाल ले बेटे, भरोसे की बात नहीं होती है, मुझे अपने ऊपर नहीं होता कि मैं एक दफा कैलकुलेट करूंगा तो गलत आ जाए। क्या हो गया यार? यस, कोई और वैल्यू बता दे। Oh my God. 11.8 कर दूं? 7.4 है तो फिर 7 ही रहने देंगे। सही है? इज दैट क्लियर? ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, गॉट इट? यूनिट हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, यूनिट इज ऑलरेडी गिवन। फिर मुझे बोलता है, जरा इधर देखो, द एक्सेलरेशन। अब जरा इस सवाल को मुझे पहले कोई एक्सप्लेन करेगा और फिर हम लोग करेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन वैरीज। ओके, एक्सेलरेशन वैरी कर रही है, हमें पता है कि एसएचएम में तो वैरी तो करेगी। डिटरमिन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पिस्टन that gives rise to its maximum acceleration। हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। एक काम कर लेते हैं, पहले वही एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यानी हमारे पास होगा A इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, कर सकते हैं डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो A इज इक्वल टू, एक्चुअली माइनस साइन भी आएगा। सो एक्स नॉट कितना आ रहा है हमारे पास? 4.9 इंटू 10 पावर -2 और ओमेगा 2 पाई इंटू 45 का होल स्क्वायर। निकालो A की वैल्यू। पहले A आएगा तो फिर बाकी हम लोग कर सकते हैं। कितना आ रहा है?
बेटे ए की वैल्यू बताओ। 3900 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली मैं अभी इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, राउंड ऑफ बाद में करेंगे। 3917 था ना, ms-2 यहां तक पहुंच गए और ये नेगेटिव वैल्यू थी, बट डजंट मैटर, हमें तो सिर्फ फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। सो F इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं F रिजल्टेंट, डायरेक्टली निकाल रहा हूं, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। मास इसका पता नहीं कितना था पिस्टन का, 640 ग्राम्स, गिवन है 640 ग्राम्स, तो 0.64, तो ये हो जाएगा 0.64 kg मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू 3917। फिर राउंड ऑफ करके दे दो, 2 डेसिमल या 2 SF तक दे दो। 2.5 इंटू 10⁻⁶। कोई और भी बता दे। हाँ यही आ रही है, 10⁻3। बेटे अब्दुल्ला ठीक है, कहां दिमाग जा रहा है आपका? सही है, करेक्ट। ये भी हो गया सवाल, वैरायटी डिफरेंट। अच्छा फिर ये कहता है स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द फील्ड्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज एंड बाय एन आइसोलेटेड पॉइंट मास। सिमिलैरिटी क्या है? बोथ लाइंस आर, बोथ द फील्ड्स हैव अ रेडियल पैटर्न। सही है, या ये भी लिख सकता हूं कि बोथ फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? क्या? सही है। और फील्ड और फोर्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सही है, या आप डायरेक्शन भी कह सकते हो कि भाई द फील्ड ऑफ द फोर्स जो है it is always pointing inwards for the gravitational field, लेकिन depending on the point charge it can be inward and outward as well। सही है, ये भी हो गया। अच्छा फिर ये मेरे पास कह रहा है the isolated solid metal sphere A of radius R has a charge plus Q as illustrated in figure 5.1. A point P is a distance 2R from the surface of the sphere। अब एक मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे भी R है। सही है, बी केयरफुल, सेंटर से लेते हैं हम लोग, तो इसका मतलब है 3R। ओके, डिटरमिन एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स द टर्म R एंड Q फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। यानी हमें एक एक्सप्रेशन बनानी है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय चार्ज होता है, बल्कि इसको स्मॉल q लिख लेते हैं, यही होता है। यहां तक भी पहुंच गए। सो हमारे पास ये हो जाएगा के क्यू, और हमारे पास क्या है के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। एक्चुअली यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3R, राइट, 3R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। यहां तक भी पहुंच गए, Q और Q कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये आ जाएगा के क्यू ओवर 9R स्क्वायर। लेकिन एग्जामिनर्स को के नहीं पता होगा, तो इसको हम लोग एक्सपैंड भी करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 के बराबर होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 into 9 पाई E0 R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो 4 9 कितना होता है?
36, तो Q ओवर 36 पाई ई नॉट आर स्क्वायर। सही है। K आप अपनी मर्जी से यूज करते हो, द एग्जामिनर्स विल नॉट नो व्हाट K इज, सो डोंट स्टॉप हियर, प्लीज एक्सपैंड इट कंप्लीटली। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये भी हो गया आपके पास सवाल सॉल्व। कोई मसला? कोई मसला नहीं। आप चाहते तो आप डायरेक्टली इधर से भी जा सकते थे, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर से भी डायरेक्ट जा सकते थे। मैंने बोला कि एक एडिशनल स्टेप कर लो, कोई मसला नहीं है। सही है? इज दैट क्लियर? अब्दुल्ला कोई प्रॉब्लम? यहां तक भी पहुंच गए? अच्छा, फिर ये कह रहा है, इधर देखो, अ सेकेंड आइडेंटिकल सॉलिड मेटल स्फीयर। बेटे कोई मसला है क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। A second identical solid metal sphere B is now placed near sphere A. We can see that. The centers of the spheres are separated by a distance 6r. We can see that as shown in figure 5.2. Point P lies midway between spheres A and B. दोनों में सिर्फ चार्ज की पोलैरिटी का डिफरेंस है। Is that clear? पोलैरिटी का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि क्या इसमें नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। सेम चार्जेस होते तो नल पॉइंट होता, इधर नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज वाई? बेटे नल पॉइंट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? नहीं, ये तो जवाब नहीं दोगे आप। नहीं, कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा। नल पॉइंट इधर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज द फील्ड डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन। यानी इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो मिडिल में आ रही होगी वो सम होगा इनका डायरेक्ट। इज दैट क्लियर? आप ये थोड़ी लिखोगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, खैर, मुझे ये कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P इज गिवन बाय द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ईच स्फीयर। क्या जवाब दोगे इसमें? मैं लिखूं इसका आंसर? सही है? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि दोनों की जो फील्ड होगी वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होगी। इधर देख लेते हैं, एक प्लस है, सही है, तो इधर मेरे पास जो फील्ड डायरेक्शन आएगी वो ये वाली आएगी। इधर देख लो, इधर फील्ड डायरेक्शन ये वाली आएगी, और इस तरफ किस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? तो नल पॉइंट तो हो ही नहीं सकता इसमें। और इसने सबसे सिंपल बोला था कि अगर मुझे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर निकालनी है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी वजह से निकालूंगा, इसकी वजह से निकालूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर ये मुझे बोलता है, इसका जवाब सिर्फ अब्दुल्ला देगा सोच समझ के। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू द मेटल स्फीयर इज नॉट इन प्रैक्टिस इक्वल टू 2E। देखो, अगर हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशन करते तो 2E के बराबर आता, लेकिन नॉट इन रियलिटी, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिटरमिन्ड इन P। व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ट्वाइस नहीं है? ऐसा क्या मसला है? Okay guys, so the question is that the electric field strength at point P due to the charged metal sphere is not in practice equal to 2E, where E is the electric field strength determined in P. The problem is that charges reside on the surface of the sphere and not at the center. So इसका मतलब है कि ये point charges नहीं है। दूसरा सबसे important point ये है कि भाई ये spheres आपस में करीब करीब हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्टॉर्शन इफेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे कि एक की फील्ड दूसरे के चार्जेस को मूव कर रही होगी और दूसरे की फील्ड दूसरे के चार्जेस को मूव कर रही होगी। सही है? और इसका एग्जांपल ये ओ लेवल्स में से मैंने दे दिया आपको। ओ लेवल्स में भी तो करके आए थे कि अगर मेटल स्फीयर होता है तो अगर दोनों स्फीयर्स को करीब करोगे तो हमारे पास जो चार्जेस होते थे टेंड टू मूव। इज दैट क्लियर? वैसे रियलिस्टिकली जो मैंने ये वाला जो स्फीयर है ना, जो वन वाला स्फीयर है, वन वाले स्फीयर में पॉजिटिव चार्जेस तो हमारे पास मूव ही नहीं करते हैं। पहली बात तो ये, इट्स जस्ट दी इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, तो नेट पॉजिटिव साइड हम लोग कह सकते हैं कि वो बन जाती है। इज दैट क्लियर?
ये भी हो गया हमारे पास डिस्कशन। आप लिखना चाहो तो लिख लो पॉइंट्स, या आप इसको और बेटर बना सकते हो तो बना लो। सही है। सो द क्वेश्चन इज डिफाइन द टेस्ला। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। एक तो सबसे पहली बात है कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एंड बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द लेंथ। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा फिर पॉइंट ये है इट इज न्यूटन पर मीटर। लास्ट पॉइंट ये है कि इट इज न्यूटन पर एम्पियर, ताकि मैं यूनिट्स के अंदर भी मैंने इसको डिफाइन कर दिया। सही है, मैंने आप लोगों को ये डिक्टेट करा दिया ये वाली बातें। इज दैट क्लियर? यानी आप पहला लिखोगे न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर, यहां तक भी पहुंच गए। और फिर क्या लिख रहा हूं? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, magnetic flux density force is perpendicular to both the current and length of wire। ये भी मैंने लिख दिया इधर, अपने आप को मैंने पूरा सिक्योर कर लिया ताकि मेरा कोई भी नंबर नहीं कटे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये सवाल आ गया। अब ये थोड़े से आसान होते हैं क्वेश्चंस। अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B in the space between its poles. We can see that. Okay. A rigid copper wire carrying a current is balanced on a pivot. We can see that there is a pivot over here. Let me highlight that pivot for you guys. This is the pivot. ठीक है, ये हमारे पास पिवट है। और फिर इसने बोला है a rigid copper wire carrying a current is balanced on a pivot. Part PQLM of the wire is between the poles of the magnet. You can clearly see that कि ये हमें यहां पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहे हैं, मतलब ये पार्ट है उस वायर का। ठीक है, रिजिड वायर का। The wire is balanced horizontally by means of a small weight W. We can see that the weight is placed on this wire. इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे balanced horizontally है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास principle of moments apply हो रहा होगा, एक तरह से equilibrium में है हमारे पास। ओके, फिर मुझे कहता है the section of the wires between the poles of the magnets is shown in figure 8.2. We can see that there is a rigid wire or poles of magnet hai. Explain why section QL of the wire gives rise to a moment about the pivot. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह आएगी कि इस QL सेक्शन में करंट का कोई भी डायरेक्शन हो, Q to L हो या L to Q हो, इस पे एक फोर्स लगेगी जो कि बिल्कुल डेड वर्टिकल होगी। सही है, मैं एक पॉइंट तो ये लिख रहा हूं, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ऑन सेक्शन मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेक्शन QL ऑफ वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेक्शन QL ऑफ वायर is perpendicular to both magnetic field of magnets and current। एक तो ये लिखा। दूसरा हमारे पास ये चीज है, this force is वर्टिकल है, इस डायग्राम की ओरिएंटेशन के हिसाब से वर्टिकल है, ऊपर हो या नीचे हो डजंट मैटर, एक्चुअली नीचे ही होगी इधर ताकि काउंटर बैलेंस हो सके। फिर उसके बाद हमारे पास है दिस फोर्स इज वर्टिकल, और हमारे पास और क्या चीज है, द लाइन ऑफ दिस फोर्स, द लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट पास थ्रू द पिवट। What do you think? सही है। इधर देखो, इस वाले डायग्राम में देखो,
यहां पे जो फोर्स आ रही होगी, क्या पता ऊपर है क्या पता नीचे, ये लाइन ऑफ फोर्स है, मैंने दोनों डायरेक्शन कर दिया, बल्कि इनफैक्ट हम वो भी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमारे पास गिवन है, वी कैन सी दैट कि ये Q2L जा रहा है। अगर Q2L जा रहा है तो आप इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो इस पे जो फोर्स आ रही होगी वो नीचे की तरफ आ रही होगी। कैन यू सी दैट? सही है। अब ये जो लाइन ऑफ फोर्स जिसको मैंने पूरा एक्सटेंड किया है, पिवट से पास हो रही है? नहीं, पिवट से पास नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि इसके बीच में मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ अ फोर्स होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सो वी डेफिनेटली हैव दिस केस ओवर हियर। इज दैट क्लियर? द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट। अगर ये पिवट पॉइंट से पास हो रही होती तो इसका टर्निंग इफेक्ट नहीं होता, इसका टर्निंग इफेक्ट है हमारे पास। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? ये सारी कहानी भाई, इस तार थी, तार में से करंट जा रहा था तो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई इस पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, विच इज गोइंग टू बी बोथ परपेंडिकुलर टू द करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये है कि भाई वो वाली फोर्स तो हमारे पास PQ और ML पे भी लगेगी, लेकिन जरा सुनो, इधर हमें पता है कि जो QL पे जो फोर्स लगेगी वो वर्टिकल लगेगी। ये वर्टिकल हो गया। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे पास यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पिवट आ रहा है हमारे पास। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो ये लास्ट पॉइंट ये वाला भी लिख सकते हो, ये मेरे वर्ड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। या आप सिंपल ये दे दो, बाय द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट। क्लियर है? इज दैट क्लियर? हाँ या ना? एक बात तो याद रखो कि कभी भी पोल्स की तरफ फोर्स नहीं लगती है, ये तो फैक्ट है। सही है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट। फिर यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब मेरे पास लास्ट इसका सवाल है, सेक्शंस PQ एंड LM ऑफ द वायर डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द वायर। व्हाई इज दैट? अब जरा इस पे भी आ जाते हैं। इस वाले डायग्राम में मुझे ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, एक काम करते हैं, इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। पहले ऐसे ही लगा के देख लेते हैं। पहले हम लोग अगर पेपर में होंगे तो एज अ स्टूडेंट क्या करोगे? हमारे पास नॉर्थ टू साउथ ये है, करंट किस तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। इस पे फोर्स किस तरफ आ रही है? इस वाले सेक्शन में बाहर की तरफ आ रही है, यानी हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ। और जाहिर सी बात है ML में उस तरफ जा रही होगी। द फोर्सेस आर एग्जैक्टली इक्वल इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। और इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कॉमन होगी। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये अब सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। इसको आंसर बनाने के लिए आप हमेशा यही करोगे, पहले अपने दिमाग में ड्राफ्ट पॉइंट्स बनाओगे और फिर अपने आंसर्स जॉट डाउन करके लिखते जाओगे जो आपको बेटर लगे, इसमें फिट हो। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास आएगा, इधर देखो, पहले मैं लिख रहा हूं force on wire PQ and LM, the force on PQ is exactly equal and opposite to force on section LM। यहां तक भी पहुंच गए। The force is horizontal. The force is horizontal. दूसरी चीज ये है, common line of action. The line of actions of both the forces are common. So, जीरो टॉर्क। ठीक है, समझ गए? यानी अगर ये दो वायर हैं, एक पे फोर्स इस तरफ लग रही है तो एक पे फोर्स इस तरफ लग रही है, गॉट इट? तो ये टर्निंग इफेक्ट पे तो कोई प्ले नहीं करेगा इसमें। इज दैट क्लियर? ये भी हो गया आपके पास सवाल सॉल्व। क्यू भी हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, सवाल बहुत बड़ा है।
सेक्शन QL ऑफ द वायर हैज द लेंथ दिस, ये QL वही वाली वायर है जिसपे एक्चुअली जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो वाला है. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ QL फ्रॉम द पिवट इज 5.6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, यानी मैं एक अगर डायग्राम बना दूं तो मेरे पास ये एक वायर थी QL और इसका हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअली कुछ इस तरीके से वायर थी ना, ये वाला जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है कितना 5.6 सेंटीमीटर्स. ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक पिवट पॉइंट लगा हुआ है, ऐसा ही था कुछ डायग्राम. फिर मुझे बोलता है द सेक्शन ऑफ द लेंथ इज 0.85, वो ये वाली लेंथ थी, अग्रीड, ये वाली छोटी सी लेंथ थी. और मुझे बोलता है when the current in the wire is changed by 1.2, W is moved a distance 2.6 centimeters along the wire in order to restore equilibrium. ठीक है, यानी वो हमारे पास मूव हुआ. The mass of W is this. ठीक है, mass given है यानी इसका weight हमारे पास given है. Show that the change in moment of W about the pivot is this. तो भाई मोमेंट निकालना है. So moment, change in moment of W should be is equal to weight कितना है हमारे पास, इसका आ जाएगा 1.3 into 10 raised to power minus 4 multiplied by 9.81 और फिर multiplied by हमारे पास जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2.6 सेंटीमीटर्स, राइट. 2.6 into 10 raised to power minus 2. अच्छा, एक और भी चीज़ है कि जब आप पेपर में लिखोगे तो ये आपको पूरा स्टेटमेंट पहले डिफाइन भी करना पड़ेगा आपको. यानी आप जब पेपर में लिख कर आओगे तो आप लिखोगे चेंज इन मोमेंट, अच्छा हुआ याद आ गया, मैं डायरेक्ट कर रहा था इसको. आप ये लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे mg मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ. लिख सकते हैं इसको ऐसे, सही है. ये लिखना ज़रूरी है, ये प्लीज़ पॉइंट मिस नहीं करना. उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर करोगे, हर सवाल में ऐसे ही करोगे. ऑलवेज राइट द बोल्ड फॉर्मूला एंड देन अप्लाई द वैल्यूज एंड देन गो फॉर द आंसर. यार ये याद रखो कि ये कोविड नहीं चल रहा अब, दिस इज नॉट कोविड, तो आपको डिटेल पूरी देनी पड़ेगी. सही है, मैं इसको स्किप कर रहा था लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए था ये वाला पॉइंट. फिर उसके बाद इसका आंसर कितना आ रहा है बता दो, इसका मोमेंट कितना आ रहा है 3.3 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन पर मीटर. ये प्रूव हो गया. कैन यू सी दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन. यहां तक भी पहुंच गए. अच्छा, फिर ये मुझे बोलता है, लास्ट क्वेश्चन है, यूज द इंफॉर्मेशन इन 1 to determine the magnetic field density B between the poles of the magnet. अब मुझे B की वैल्यू निकालनी है. एक चीज तो फैक्ट है कि ये इक्विलिब्रियम में है. अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसी मोमेंट को हम जो है उसके साथ काउंटर बैलेंस कर दें. यानी मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग ये करते हैं, चेंज इन मोमेंट of W is equal to force magnetic on QL था ना, on QL multiplied by the perpendicular distance. और perpendicular distance हमारे पास कितना गिवन था इसका शुरू में ही, वो तो चेंज नहीं हुआ था ना, वो था 5.6 सेंटीमीटर. यानी मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसमें हम लोग कर लेते हैं इंटू 5.6 इंटू 10 raised to power minus 2. यहां तक पहुंच गए, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो. अच्छा, इसमें ये F तक तो हम लोग पहुंच गए, तो हम लोग एक और काम करते हैं कि ये वैल्यू थी 3.3 इंटू 10 raised to power minus 5 एंड दिस इज इक्वल टू BIL. कर सकते हैं इसको, फोर्स BIL होता है ना, फोर्स ऑन अ वायर, फोर्स मैग्नेटिक इज BIL साइन थीटा, साइन तो 90 हो गया यहां पर. सो BIL इंटू 5.6 इंटू 10 raised to power minus 2. अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि B की वैल्यू निकालनी है. करंट इसमें पता नहीं कितना चल रहा था, करंट है 1.2 एम्पियर्स. ठीक है, चेंज इन करंट भी आ गया तो 1.2 एम्पियर्स है, और मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास लेंथ कितनी है. एक चीज पहले कोई करंट गिवन था क्या इसमें. अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, जो लेंथ हमारे पास थी 0.85 थी. हाँ, मुझे याद आ रहा है लेंथ यही थी 0.85 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 5.6 इंटू 10 raised to power. देख लेते हैं.
सर से कहाँ है भाई? सर यहाँ ये 0.8 हाँ, सेक्शन QL 0.85 सेंटीमीटर्स है, तो इसमें आपको ये भी करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁻²। सही है? ओह माय गॉड, निकाल लो आंसर और बी को सब्जेक्ट बनाओगे आप। बेटे क्या वैल्यू आ रही है? 0.058 क्या ये आप लोग बता रहे हो? 0.58 टेस्लास। ठीक है, ये हो गया सवाल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, इधर देखो, इधर देख लो, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी कर लेते हैं। यानी आपके मैंने 2020 का ये कौन सा वेरिएंट था, मई जून 4-3, उसके सवाल सारे करवा दिए मैंने जो आपके मिड टर्म के रेलेवेंट है। A coil of wire is situated in a uniform magnetic field of flux density B. Okay, the coil has a diameter 3.6 सेंटीमीटर्स। बी केयरफुल, डायमीटर गिवन है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये वाला जो सवाल है ये उसका सवाल होगा, फ्लक्स वगैरह का सवाल होगा। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। द वेरिएशन विद टी ऑफ बी is shown in figure 9.2. We can see that B against T graph, which is very common in the paper. Show that for the time T is equal to 0 to T is equal to 0.20, the EMF induced in the coil is 0.080 volts. यानी हमें एक काम करना है कि सबसे पहले इधर हमें जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EMF, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ VEMF इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा NBA ओवर डेल्टा T। कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं। यानी मैं इसको एक काम करता हूँ, N को बाहर निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा BA ओवर डेल्टा T। लिख सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर? इसमें कोई रिवर्सल तो हो नहीं रहा, हमें सिर्फ 0.2 तक की कहानी चाहिए थी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें पता नहीं कितने थे, नंबर ऑफ टर्न्स है 350, ये गिवन है 350 नंबर ऑफ टर्न्स थे। सो 350 मल्टीप्लाइड बाय फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है, वो फील्ड स्ट्रेंथ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास। एक्चुअली हमारे पास 0 से लेकर ही आ रहा है तो हम लोग इसकी मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ इधर निकाल लें। ये वाली वैल्यू कोई रीड करेगा कितनी आ रही होगी? 45, सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी 45 इनटू 10⁻, ये टेस्ला था, मिली टेस्ला था, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। डायमीटर हमारे पास शायद गिवन था तो πd²/4 कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा पाई। डायमीटर कितना है इसके अंदर? डायमीटर है 3.6 सेंटीमीटर। सो 3.6 डिवाइडेड बाय 2, एक्चुअली मैं एक काम कर लेता हूं, 3.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, और इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, यहां तक पहुंच गए। और फिर फाइनली डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो 0.20 सेकेंड्स है, करेक्ट। अब आप चेक करो कि VEMF हमारे पास जो आ रहा है वो 0.080 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारी वर्किंग बिल्कुल सही थी, डेड एक्यूरेट वर्किंग। ये आ गया हमारे पास, क्लियर है, यहां तक तो पहुंच गए। अब हमारे पास जो है इसके अंदर बोला है ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 9.3 शो द वेरिएशन विद T ऑफ द इंड्यूस्ड EMF E फॉर टाइम T इज इक्वल टू 0 टू टाइम T इज इक्वल टू 0.80। अब एक बात याद रखो, ये हॉल प्रोब नहीं है। हॉल प्रोब जो B की वैल्यू होती है वो उस पर वोल्टेज भी वैसा ही बन रहा होता है। अब ये सिंपल एक कॉइल है, कॉइल पे हमेशा चेंजेस आएंगे तो वोल्टेज आएगा वरना नहीं आएगा।
अग्रीड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इस तरीके का सवाल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास चेंज क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट चेंज है तो कांस्टेंट वोल्टेज होगा। यानी सबसे पहले तो मुझे यहां की वैल्यू तो वैसे ही पता है, वो कितनी आ रही थी, 0.08 आ रही थी। तो ये 0.08 जो है वो 0.2 तक हम लोग मार्क कर लें। कहां पे मार्क करूं मैं, ऊपर भी कर सकते, नीचे भी कर सकते, लेकिन फिर दूसरे के लिए ऑपोजिट करना पड़ेगा। मुझे बता दो 0.0 क्या है, 0.08 ये कहां पर आएगा जी, इधर यहां पे मार्क कर लें। सो दिस इज द वैल्यू, यहां से हमने स्टार्ट किया और ये कहां तक जा रहा था, 0.2 सेकेंड्स तक, यहां तक गए। एक स्ट्रेट लाइन तो ये गई स्ट्रेट अवे, सही है। उसके बाद फिर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास चेंज नहीं है, बिकॉज हमारे पास कांस्टेंट है, तो 0 वोल्ट हो गए इधर। यानी हमारे पास ये कहां तक था, ये है 0.04 तक, सॉरी 0.4 तक। तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक मेरे पास 0 चल रहा होगा, और फिर उसके बाद फिर दोबारा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वी हैव टू रिसोर्ट टू द कैलकुलेशन। अब हमारे पास क्या है कि आपको यहां पर इसका वो निकालना पड़ेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पे निकालना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू N, कितना था हमारे पास, 350 मल्टीप्लाइड बाय 45 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय, जो हमारे पास वही वैल्यू वापस से आएगी 3.6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है। एक्चुअली मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मेरे पास टाइम गिवन है, टाइम डबल हुआ तो इसका मतलब है वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। डायरेक्ट भी आ सकता था, सही है, डायरेक्ट भी आ सकता था, लेकिन आप करके देख लो, करके देख लेते हैं। हमारे पास टाइम कितना आ रहा है इस बार हमारे पास आ रहा है 0.4 का डिले है ना, तो ये आ जाएगा 0.4। पहले 0.2 था तो अब 0.4 है। निकाल लो डायरेक्टली इसकी वैल्यू, 0.04। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक चीज रियलाइज करो कि ऊपर वाली जो चीजें सारी सेम थी, सिर्फ हमारे पास जो टाइम है वो चेंज हुआ। टाइम डबल होगा तो इसका मतलब है वोल्टेज आधी हो जाएगी, वही हुआ है हमारे पास 0.04। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास 0.04 बनेगी वो कितने ब्लॉक्स नीचे जाएंगे, 4 ब्लॉक्स। तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 और 4, यहां तक आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये लाइन जाएगी, और कहां तक जा रही है ये लाइन, 0.8 तक, 0.8 तक गए, और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। सही है, ये वाला पार्ट सर पार्ट में जाएगा। सर आपने जो फॉर्मूला लिखा था आप मिटा दिया अभी? कौन सा फॉर्मूला? अच्छा हाँ, ये ऊपर में इसमें आपने पाई नहीं लिखा, पाई था, पाई आएगा। फिर आंसर सब क्या है? बेटे कॉमन सेंस की बात है, मैथमेटिकली अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, इधर देखो, ये वाली चीज एग्जैक्टली सेम है इसके बराबर, सिर्फ नीचे फर्क आया है। तो नीचे क्या हुआ था, टाइम डबल हुआ था, वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। सही है, ठीक है ना अब्दुल्ला, क्लियर है? सही है। या तो आप पूरी की पूरी, अगर बायो वाले हो तो भाई आपको पूरा ही करना पड़ेगा। सही है, गॉट इट, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या है ये सवाल। ये वाला क्वेश्चन के लिए मैं पहले वीडियो पॉज कर रहा हूं। ओके गाइस, सो आई एम गोइंग टू बी कॉपिंग द आंसर रिटन बाय आमना, एंड इन्होंने लिखा है, जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। एज मैग्नेट इज रोटेटेड, द एल्यूमिनियम डिस्क cuts बेटे will cut
the magnetic field lines, flux lines will cut the magnetic flux lines. ठीक है, this will generate change in EMF in the disk. फिर हमारे पास क्या होगा, difference in voltage in the disk will lead to a current flow. एक्चुअली ये हैपहैज़र्ड करंट होता है, chaotic करंट होता है, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो एडी करंट. ठीक है, करंट फ्लो. फिर उसके बाद है अ फोर्स opposing the change in flux will act on the disk, hence a torque is produced. ठीक है, सही है, ये बात क्लियर है. ये बेटे आमना को दे दो. I think that's it for today, guys. Officially the class is dismissed.